बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के मतलब है। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक इंतहाई अहम टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को सेक्शन 31 to 34 जो है वो डील करता है। एक्चुअली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से मैगज़िम्स हैं जो इसको बेस फ्राहम करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद कौन लोग हैं, कौन सी पार्टीज़ हैं जो रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेक्टिफाई हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको सेक्शन 31, 32, 33 एंड 34 जो है वो डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली जो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लिटरल मीनिंग है टू स्ट्रेट राइट, यानी कि सीधा करना, प्यूरिफाई करना, ठीक करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। एक्चुअली रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें अदालत किसी इंस्ट्रूमेंट को दुरुस्त करती है, जो कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि पार्टी की रियल इंटेंशन को या इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक इसको अदालत जो है वो ठीक करती है, दुरुस्त करती है, रेक्टिफाई करती है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जब इंस्ट्रूमेंट जो है वो पार्टीज़ की रियल इंटेंशन के मुताबिक ना हो, या पार्टीज़ ने एक जेन्युइन एग्रीमेंट किया लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट जो है फेल्स टू रिकॉर्ड द इंटेंशन ऑफ पार्टीज़ की जो रियल इंटेंशन थी उसको रिकॉर्ड ना किया जा सका, या उस इंस्ट्रूमेंट में उन चीज़ों को पुट ना किया जा सका जो कि पार्टीज चाहती थी। ये म्यूचुअली हो सकता है, मतलब कि म्यूचुअल मिस्टेक से हो सकता है, या आइदर पार्टी की मिस्टेक से भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट को अप्लाई किया जा सकता है, सिविल सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया जा सकता है कि वो अदालत जो है इसको रेक्टिफाई कर दे, इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर दे। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिलीफ है ये एक इक्विटेबल रिलीफ है। जैसे लास्ट में आपको बता के आया था कि जो इक्विटेबल रिलीफ होता है ये एक्चुअली डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है, और आपके लिए ये प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, आपके लिए मराहत हैं, तो आप इसको एज अ राइट नहीं मांग सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं ये 31 से स्टार्ट होकर 34 तक चलता है जी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम रेक्टिफिकेशन को देखें तो रेक्टिफिकेशन एक्चुअली एक लैटिन वर्ड रिसाइट से डिराइव्ड है, और रिसाइट मीन है टू स्ट्रेट राइट। अगर हम लिटरल देखें तो लिटरली इट मीन्स टू प्यूरिफाई, करेक्ट और टू रिफाइन। इट इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स द डॉक्यूमेंट्स। ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होते हैं कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज़। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कुछ राइट्स, कुछ लायबिलिटीज़ क्रिएट करे, ट्रांसफ़र करे, लिमिटाइज करे, उसको एक्सटिंग्विश करे, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जिसके साथ कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ अटैच हों उनको दुरुस्त करना, उनमें करेक्शन करना अकॉर्डिंग टू द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ के मुताबिक उसको ठीक करना रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। इसका मकसद क्या है, रेक्टिफिकेशन का मकसद क्या है। एक्चुअली रेक्टिफिकेशन जो है ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जिसमें किसी भी तरह की कोई एम्बिग्युइटी आ जाए, कोई कबाहत रह जाए, जो कि रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ को एक्सप्रेस ना कर सके, तो उसको करेक्ट किया जाता है।
दरअसल रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का मकसद ही ये है कि डॉक्यूमेंट्स को इंस्ट्रूमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ के मुताबिक उसको ठीक करना जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका ये जो रिलीफ है ना, ये इक्विटेबल रिलीफ है, ये इक्विटी के कुछ मैक्सिम्स हैं जिन पर बेस करता है। सबसे पहला जो मैक्सिम है वो इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट रेदर देन फॉर्म, कि इक्विटी जो है ये मैक्सिम्स एक्चुअली हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, पहले हमने क्लास में ये डिस्कस किया था। इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट रेदर देन फॉर्म, इक्विटी जो है वो इंटेंशन को देखती है, वो बनावट को नहीं देखती। इसीलिए ऑब्जेक्ट में ये भी चीज़ डिस्कस की जाती है कि एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लैंग्वेज नहीं देखी जाती, उसकी लैंग्वेज नहीं देखी जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि आया कि ये रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ के मुताबिक है या नहीं है। अगर उसमें फ्रॉड की वजह से या म्यूचुअली कोई मिस्टेक की वजह से अगर उसमें कोई एम्बिगुइटी रह जाए, कोई कबाहत रह जाए, कोई वो जो इंस्ट्रूमेंट है वाज़े तौर पर रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ को एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, तो ऐसी सूरत में उसको रेक्टिफाई किया जाता है। इसी तरह ये मैक्सिम है, जो इक्विटी है वो इंटेंशन को देखती है, वो फॉर्म को नहीं देखती। इसके बाद दूसरा जो इक्विटी का मैक्सिम है वो है इक्विटी रिगार्ड्स दैट एज डन विच आउट टू हैव बीन डन, कि इक्विटी जो है वो दरअसल जो किया जाता है, जो किया जाता है उसमें अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कंसाइंस, मतलब के असूल निस्बत के जो असूल हुए हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है। उसके मुताबिक अगर कोई काम किया गया है तो इक्विटी उसको रिगार्ड करती है। अगर कोई फ्रॉड, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स या ऐसी कोई भी चीज़ में ऐड है तो इक्विटी जो है उसको रिगार्ड नहीं करेगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हु कैन सू फॉर रेक्टिफिकेशन, कौन रेक्टिफिकेशन के लिए एक सिविल सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है। एक्चुअली एवरी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंस्ट्रूमेंट में किसी ना किसी तरह से इंटरेस्टेड पार्टी हो, वो सू कर सकती है। ठीक है, एनी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एनी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट डीड, वो किसी भी तरह की डीड हो सकती है, वो ट्रांसफ़र डीड हो सकती है, वो सेटलमेंट डीड्स हो सकती हैं। जो उस डीड की, उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं, सबसे पहले तो वो सू फॉर रेक्टिफिकेशन कर सकती हैं। इसके बाद एनी रिप्रेजेंटेटिव्स इन द इंटरेस्ट, उस इंस्ट्रूमेंट के जो इंटरेस्ट है, उस जो एग्रीमेंट का इंटरेस्ट है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्टीज़ के, वो भी सू कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रेक्टिफाई हो सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने वाज़े तौर पर बताया, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड हैं, जैसे कि डीड ऑफ ट्रांसफ़र है, जैसा कि डिग्री ऑफ कोर्ट्स हैं, जैसा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, एक्नॉलेजमेंट्स हैं, इसके बाद सेटलमेंट डीड्स हैं। तो ये जो डीड्स हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे रेक्टिफाई हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके साथ साथ आपको सेक्शन वाइज थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता चलता हूँ। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेक्शन 31 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये हमें बताता है कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स मे बी रेक्टिफाई, कि कब इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेक्टिफाई हो सकते हैं, या कब इंस्ट्रूमेंट जो है वो रेक्टिफाई करवाए जा सकते हैं। तो जब फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक से, या जब एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो वाज़े तौर पर रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ को एक्सप्रेस ना कर पा रही हो, तो ऐसी सूरत में जो आइदर पार्टी या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन इंटरेस्ट जो हैं, वो कोर्ट में सिविल सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद कोर्ट जो है वो फाइंड करेगी, वो इंक्वायरी करेगी कि वाकया ही फ्रॉड है,
जो अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल मिस्टेक हुई है तो इस चीज़ का तायुन करेगी कि वाकया ही ऐसा हुआ है। तो फिर इसके साथ साथ रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़, इसका भी तायुन किया जाएगा। इसके बाद रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ के मुताबिक अगर ये हुआ तो फिर इसको ज़रूरत नहीं है रेक्टिफाई करने की। अगर वो पार्टीज़ की इंटेंशन को एक्सप्रेस ना कर रहा हुआ वो डॉक्यूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट, तो कोर्ट जो है उसको रेक्टिफाई कर देगी। इसके बाद सेक्शन 32 है। 32 जो है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 प्रिजम्पशन एज थ्रू इंटेंट ऑफ पार्टीज़, ठीक है, यहाँ पर पार्टीज़ की इंटेंशन देखी जाएगी। 31 में देखा जाएगा व्हेन डॉक्यूमेंट्स कैन बी रेक्टिफाई, कब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेक्टिफाई हो सकते हैं। और 32 में देखा जाएगा पार्टीज़ की इंटरेस्ट देखी जाएगी, पार्टीज़ की जो रियल इंटेंशन है उसको जज किया जाएगा। एक्चुअली किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने की गरज से कोर्ट सबसे पहले ये देखेगी, सबसे पहले ये सर्टन करेगी, इस चीज़ का तायुन करेगी कि पार्टी ने जो जेन्युइन एग्रीमेंट किया है, जो एग्रीमेंट हुआ है, क्या वो इक्विटेबल है, क्या वो असूल निस्बत के असूलों के मुताबिक है। अगर वो इक्विटेबल नहीं है, असूल निस्बत के असूलों के मुताबिक नहीं है, तो उसको कभी भी कोर्ट रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी। अगर वो अकॉर्डिंग टू द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ है, पार्टीज़ की रियल इंटेंशन के मुताबिक है, तो कोर्ट उसको रेक्टिफाई कर देगी। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 33 की तरफ। सेक्शन 33 जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन जो है वो डिस्कस करता है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 कोर्ट जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन जो है वो देखेगी। कोर्ट इंक्वायरी करेगी, जांच पड़ताल करेगी, इंस्ट्रूमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशन को देखेगी और इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज़ हैं इन चीज़ों को देखेगी। इसके बाद ये चीज़ें एक्चुअली तायुन करेंगी कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद सेक्शन 34 है। अब सेक्शन 34 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 एक्चुअली ये डिस्क्राइब करता है प्रोसीजर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ रेक्टिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स। ये हमें वो प्रोसीजर देता है कि जब एक इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई हो जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है, वो रिफाइन हो जाता है, वो प्यूरिफाई हो जाता है, तो उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कैसे करवाना है, ये वो प्रोसीजर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कॉन्ट्रैक्ट, डीड आर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स रेक्टिफाइड एंड देन द प्लेंटिफ, इफ अगर प्लेंटिफ ने प्रे में लिखा है कि वो इसकी इन्फोर्समेंट करवाना चाहता है, तो कोर्ट स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट के लिए जो है वो रिलीफ ग्रांट करेगी, अदरवाइज रिलीफ ग्रांट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर प्लेंटिफ जो है उसने डिस्कस किया है, प्रे में लिखा है, प्रे में कि वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाना चाहता है, तो उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे कि 31 जो है वो एक्चुअली बताता है कि कब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेक्टिफाई होंगे। इसके बाद 32 है, ये हमें इंटेंशन ऑफ पार्टीज़। 33 जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड 34 जो है ये प्रोसीजर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ रेक्टिफाइड इंस्ट्रूमेंट के मतलब वो प्रोसीजर हमें मुहैया करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था। हाँ, एक्सेप्शंस को डिस्कस करना है। एक्सेप्शंस एक्चुअली इज़ ऑलवेज देयर। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट की ये स्वाबदीद है, ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट में फ्रॉड है, मिस कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है,
या अनड्यू इन्फ्लुएंस है, या किसी भी कोई भी पार्टी है वो जो एक्स्ट्रा मफाद ले रही है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है वो रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी। तो ये इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशंस हैं। अब रेक्टिफाइड जो इंस्ट्रूमेंट है, रेक्टिफाइड जो डॉक्यूमेंट है, वो एज इट इज़ कंसीडर किया जाएगा जैसा कि पहले ड्रा हुआ है। ये एक्चुअली रेट्रोस्पेक्टिव फोर्स है, इन्फोर्समेंट इसकी होगी कि ये जो इसका पहला जो ड्रा हुआ था, जो लिखा गया था डॉक्यूमेंट, तो इसको वो एज इट इज़ समझा जाएगा। और जी तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो, कोई बात डिस्कस करना हो, तो आप जूम की हमारी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, या इस जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।